तो आज हम पढ़ेंगे बाकी के इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे सोडियम पोटाशियम, उनसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो है क्लोराइड। क्लोराइड इज़ द प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन। क्लोराइड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। क्लोराइड is a major chloride is a major contributor to the osmotic pressure gradient between the intracellular fluid and extracellular fluid. क्लोराइड में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो क्लोराइड है वो प्रीडोमिनेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है, दैट मीन्स हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, and chloride is a major contributor to the osmotic pressure gradient between the intracellular fluid and extracellular fluid. और ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में के लिए, ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उनके बीच में जो मूवमेंट्स होती हैं वो क्लोराइड की वजह से होती है। एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर हाइड्रेशन, ठीक है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखता है। क्लोराइड फंक्शंस टू बैलेंस केटायंस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लोराइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में केटायंस की बैलेंसिंग के लिए एक्ट करता है। मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दिस फ्लूइड। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं उनमें केटायंस कौन से होते हैं? सोडियम आयंस होते हैं उनमें केटायंस। तो उनको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए जो क्लोराइड आयंस हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, ये क्या करते हैं? बैलेंस करके रखते हैं, न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखते हैं फ्लूइड में। द पाथ्स ऑफ सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयंस इन द रीनल सिस्टम फॉलो द पाथ्स ऑफ सोडियम आयंस। जो इसकी सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन का पाथ है क्लोराइड आयंस का, वो सोडियम आयंस के बिल्कुल सिमिलर है। अब इसके जो डिसऑर्डर्स हैं, हाइपोक्लोरीमिया और लोअर देन नॉर्मल ब्लड क्लोराइड लेवल्स, ठीक है। हाइपोक्लोरीमिया या फिर जिसको हम बोल देते हैं ब्लड क्लोराइड लेवल्स का नॉर्मल लेवल से कम होना। क्लोराइड की जब लेवल जो रेंज है वो कम हो जाती है ब्लड में, तब हाइपोक्लोरीमिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है। कैन अक्कर बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव रीनल ट्यूब्यूलर एब्जॉर्प्शन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अच्छे से, ठीक है। वॉमिटिंग, डायरिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैन ऑल्सो लीड टू हाइपोक्लोरीमिया। वॉमिटिंग, डायरिया और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इनकी वजह से भी हाइपोक्लोरीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरक्लोरीमिया। हाइपरक्लोरीमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड में क्लोराइड के लेवल्स इंक्रीज होने, ठीक है। और हायर देन नॉर्मल ब्लड क्लोराइड लेवल्स कैन अक्कर ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। ऐसा होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। एक्सेसिव इनटेक ऑफ डाइटरी सॉल्ट और स्वेलोइंग ऑफ सी वाटर, एस्पाइरिन इंटॉक्सिकेशन, congestive heart failure and the hereditary chronic lung disease, cystic fibrosis. In people who have cystic fibrosis, chloride levels in sweat are 2 to 5 times those of normal levels, and analysis of sweat is often used in the diagnosis of the disease, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयंस कौन से होते हैं? इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एनायन इन द ब्लड। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एनायन है ब्लड में
और ये जो हैं ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन इज़ टू मेंटेन योर बॉडीज़ एसिड बेस बैलेंस बाय बीइंग पार्ट ऑफ बफर सिस्टम। अब इनका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बैलेंस करके रखते हैं। एसिडिक और बेसिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वाया बफर सिस्टम्स, ये क्या करते हैं, न्यूट्रल करके रखते हैं इनको, ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक इन्वायरमेंट नहीं होने देते। दिस रोल विल बी डिस्कस्ड इन अ डिफरेंट सेक्शन। इसका जो ये रोल है बफर सिस्टम का, एसिड बेस बैलेंस है, ये अलग से दिया गया है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयंस रिजल्ट फ्रॉम a chemical reaction that starts with carbon dioxide and water। जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं अब हमें मिलते कैसे हैं, ये स्टार्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। टू मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म थ्रू रेस्पिरेशन। क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिजॉल्व्ड इन बॉडी फ्लूइड्स। बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व होता है, ठीक है। Thus, over 90% of carbon dioxide is converted into bicarbonate ions। मान लो कि जो 100% कार्बन है उसमें से 10% जो है वही वाटर में बॉडी फ्लूइड्स में डिज़ोल्व होती है, बाकी की जो 90% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होती है थ्रू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इन्होंने बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करवाने होते हैं, ठीक है। The bidirectional arrows indicate that the reactions can go in either direction। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस का साइन होता है। बाई डायरेक्शनल एरोज का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड is produced in large amounts in tissues that have a high metabolic rate। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट में, वो क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट की वजह से, जितना ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक रेट होगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स through the action of an enzyme called carbonic anhydrase। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, कहाँ पे होती है, साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और किसके थ्रू होती है, कौन से एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट करता है, द एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। बाइकार्बोनेट इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, once in the lungs the reactions reverse direction and carbon dioxide is regenerated from bicarbonate to be exhaled as metabolic waste। क्योंकि ये जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसीलिए जब बाइकार्बोनेट आयंस जब इन्होंने मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सहेल करना होता है तो बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, वो रीजनरेट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट 2 pounds ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी आर बाउंड अप इन बोन। हमारी बॉडी में जो 2 pounds का कैल्शियम होता है वो बोन्स में प्रेजेंट होता है,
which provides hardness to the bone and serves as a mineral reserve for calcium and its salts for the rest of the tissues. Teeth also have a high concentration of calcium within them. ठीक है, a little more than 1/2 of blood calcium is bound to proteins, leaving the rest in its ionized form. Calcium ions are necessary for muscle contraction, enzyme activity and blood coagulation. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो 2 पाउंड कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में, वो बोन्स में प्रेजेंट होता है, जो बोन्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इनमें कैल्शियम के साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड सॉल्ट्स रिजर्व्ड रहते हैं बोन्स में. ठीक है, जो टीथ होते हैं, टीथ में भी हाई कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम की. लिटिल मोर देन 1/2 ऑफ ब्लड कैल्शियम जो होता है वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है. ठीक है, लीविंग द रेस्ट इन इट्स आयोनाइज्ड फॉर्म, और बाकी के जो बच जाते हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में रह जाते हैं. जो कैल्शियम आयंस हैं वो क्या करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, एंजाइम एक्टिविटी में, ब्लड कोएगुलेशन में. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें सबसे मेन फैक्टर कौन सा है, कैल्शियम. ठीक है, इन एडिशन कैल्शियम हेल्प्स टू स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन्स and is essential for the release of neurotransmitters from neurons and of hormones from endocrine glands. ठीक है, वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो कैल्शियम है वो सेल्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल रहने में हेल्प करता है, एंड इज़ असेंशियल, और ये बहुत ज़्यादा असेंशियल प्रोडक्ट है फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. अगर न्यूरॉन्स में से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करवाना हो तो कार्बन जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, एंड ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, कैल्शियम इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टाइन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिवेटेड विटामिन डी. ठीक है, जो कैल्शियम है वो इंटेस्टाइन्स में से एब्जॉर्ब कैसे होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिवेटेड विटामिन डी. ठीक है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू अ डिक्रीज इन एब्जॉर्ब्ड कैल्शियम एंड इवेंचुअली अ डिप्लीशन ऑफ कैल्शियम स्टोर्स फ्रॉम द skeletal system, potentially leading to rickets in children and osteomalacia in adults, contributing to osteoporosis. ठीक है, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो. ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया और एबनॉर्मली लो कैल्शियम ब्लड लेवल्स is seen in hypoparathyroidism, which may follow the removal of thyroid gland because the 4 nodules of parathyroid gland are embedded in it. This can lead to cardiac depression, increased neuromuscular excitability, muscular cramps and skeletal weakness. Okay, हाइपरकैल्सीमिया क्या है, और एबनॉर्मली हाई कैल्शियम ब्लड लेवल्स में कैल्शियम की जो रेंज है उसका बढ़ जाना. ठीक है, इज सीन इन प्राइमरली hyperparathyroidism. This can lead to cardiac arrhythmias and arrest, muscle weakness, CNS confusion and even coma. Some malignancies may also result in hypercalcemia. अब जो लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज फॉस्फेट. फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन 3 आयोनिक फॉर्म्स. ठीक है, 3 आयोनिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट. द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज HPO4
टू नेगेटिव, ठीक है। Bone and teeth bind up 85% of body's phosphate as part of calcium phosphate salts. Phosphate is found in phospholipids such as those that make up the cell membrane and in ATP, nucleotides and buffers. अब फॉस्फेट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर फॉस्फोलिपिड्स, जो फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसके अलावा एटीपी सिंथेसाइज जहाँ पे होती है तो वहाँ से भी फॉस्फेट जो है हमें मिल सकता है। न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होता है बफर्स में, ठीक है। फॉस्फेटीमिया और नॉर्मली लो फॉस्फेट ब्लड लेवल्स occurs with heavy use of antacids. एंटासिड्स का अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हाइपोफॉस्फेटीमिया वाली कंडीशन हो सकती है ड्यूरिंग अल्कोहल विड्रॉल एंड ड्यूरिंग malnourishment. In the face of phosphate depletion, the kidneys usually conserve phosphate, ठीक है, but during starvation this conservation is impaired greatly. वो कह रहे हैं कि फॉस्फेट डिप्लीशन के टाइम पे क्या होता है, किडनीज जो है वो फॉस्फेट को कंजर्व करती हैं यूजुअली, बट ड्यूरिंग स्टार्वेशन जब इनसफिशिएंट फूड खाने बॉडी को मिलता है उस केस में ये जो कंजर्वेशन वाला प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाता है, अफेक्ट होता है। सेकेंड इज़ हाइपरफॉस्फेटीमिया or normally increased levels of phosphates in the blood occurs if there is decreased renal function. ये कब होता है? जब किडनी फंक्शंस जो हैं वो डिक्रीज हो जाए, और इन केसेस ऑफ एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया या फिर एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के केस में हो सकता है। एडिशनली बिकॉज फॉस्फेट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ICF इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। फॉस्फेट जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेजर कंपोनेंट है। एनी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स कैन रिजल्ट इन डंपिंग ऑफ फॉस्फेट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है तो फॉस्फेट क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डंप कर दिया जाता है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक।